हेलो दोस्तों, हॉलीवुड पॉपकॉर्न में आपका स्वागत है। हमारे आज की कहानी का नाम है हैक्सॉ, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है और पर्सनली ये कहानी मेरे दिल के काफी करीब है। इस कहानी के निर्देशक मेल गिब्सन है और ये कहानी है डेसमंड डॉस की, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका का एक सैनिक था, जिसने युद्ध के मैदान में बिना हथियार उठाए कई असाधारण बहादुरी दिखाई, जो युद्ध के मैदान में मानवता और आस्था की ताकत को दर्शाता है। इस कहानी की शुरुआत वर्जीनिया के एक छोटे से परिवार से होती है, जिसमें 2 भाई और उसके माता और पिता होते हैं। इस कहानी में जो पिता है वो होता तो एक अच्छा इंसान है, पर वे वर्ल्ड वॉर 1 का हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें उसने अपने कई साथियों को खो दिया और उसके कारण वो बहुत शराब पिया करते थे। साथ ही कभी कभी हिंसक भी हो जाते हैं, जिसका खामियाजा उसके बीवी और बच्चों को भुगतनी पड़ती है। इसमें जो 2 भाई होते हैं वे अक्सर खेल खेल में एक दूसरे से लड़ा करते थे। ठीक उसी तरह जब ये दोनों एक बार एक दूसरे से लड़ रहे थे, तभी उनमें से एक भाई दूसरे भाई के सिर पे ईंट से बहुत जोर से वार कर देता है, जिसके कारण उसके भाई के सिर पे बहुत गहरी चोट आ जाती है। इस बात से उसके माँ बाप भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जल्दी जल्दी से उसका इलाज करने लगते हैं। जिस लड़के ने अपने भाई के सिर पे मारा होता है उसका नाम डेसमंड डॉस है। छोटा और मासूम सा दिखने वाला डेसमंड अपने भाई को इस हालत में देखकर बहुत डर जाता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि उसने अपने भाई को जान से मार दिया, पर हम देखते हैं कि डेसमंड की माँ उसको समझा रही होती है और कहती है कि तुम्हारा भाई जल्द ही ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें इस तरह से किसी को भी नहीं मारना चाहिए। तभी डेसमंड की नजर घर पे लगी एक फोटो पे जाती है, जिसमें बाइबल की एक बात लिखी थी। उसमें कहा गया है कि इंसानों को कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए और ना ही कभी किसी का कत्ल करना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि डेसमंड ने अपने पिता के कारण अब तक बहुत कुछ सहा है और साथ ही आज उसने देख लिया कि हिंसा करने का अंजाम क्या हो सकता है। ये सारी बातें डेसमंड के दिमाग में घर कर चुकी थी और उसी दिन से डेसमंड अपने मन में ठान लेता है कि आज के बाद वो कभी हिंसा नहीं करेगा और ना ही किसी को चोट पहुंचाएगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 15 साल गुजर जाते हैं। अब डेसमंड बड़ा हो चुका था, जहां हम देखते हैं कि उसकी ईश्वर के प्रति आस्था बहुत ज्यादा होती है और साथ ही हफ्ते में एक दिन सैटरडे को वो अपना पूरा दिन चर्च में ईश्वर के पास बिताता है। इसी तरह जब वो एक दिन चर्च में कुछ काम कर रहा था, तभी वो खिड़की से देखता है कि चर्च के बाहर किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। डेसमंड भागता हुआ उस आदमी के पास जाता है और देखता है कि उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तो एम्बुलेंस का इंतजार न करते हुए डेसमंड उस आदमी को ट्रक में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। साथ ही वो डेसमंड को बताते हैं कि अगर थोड़ी और देर होती तो इस आदमी की जान जा सकती थी, पर अब डरने की कोई बात नहीं। और अब डेसमंड राहत की सांस ले ही रहा होता है, तभी उसकी नजर हॉस्पिटल के एक नर्स पे जाती है, जिसका नाम डॉर्थी था, जो वहाँ ब्लड डोनेट करने वालों से ब्लड कलेक्ट कर रही होती है। डॉर्थी को देखते ही डेसमंड उसे मन ही मन अपना मान लेता है और ब्लड डोनेट करने के बहाने उसके पास जाकर बातें करने लगता है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि डेसमंड फिर से डॉर्थी से मिलने जाता है, जहाँ डॉर्थी को लगता है कि डेसमंड फिर से अपना ब्लड डोनेट करने आया है और वो ब्लड लेने से मना कर देती है, जिस पर डेसमंड मजाक में अपनी ब्लड वापस करने की बात कहता है और कहता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। कल पूरी रात में सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। डॉर्थी को भी डेसमंड की मासूमियत भा जाती है और वहाँ से वो दोनों मिलने जुलने लगते हैं और फिर वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया है, जिसके कारण अब अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो चुका है। साथ ही अमेरिका को बहुत सारे सैनिकों की जरूरत थी, जिसमें अमेरिका के बहुत सारे नागरिक भर्ती होकर देश को अपनी सेवाएं दे रहे थे। यहाँ तक कि अब डेसमंड का भाई भी अमेरिकी सेना में भर्ती हो चुका था, जिस बात से उसके पिता खुश नहीं थे और अब डेसमंड भी सेना में भर्ती होकर देश को अपनी सेवाएं देना चाहता है। पर डेसमंड जब ये बात अपने पिता को बताता है तो उसके पिता बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसके पिता वर्ल्ड वॉर 1 का हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें उसने अपने कई साथियों को खो दिया और उन्हें पता है कि जंग में इंसानों की मौत किस तरह होती है, जहां किसी इंसान की जज्बातों की कोई कदर नहीं होती। चारों तरफ सिर्फ मौत और तबाही का मंजर होता है और वो अपने दोनों बेटों को खोना नहीं चाहते। तब डेसमंड अपने पिता से कहता है कि मैं वहाँ पे चिकित्सक यानी एक कॉम्बैट मेडिक के तौर पर जा रहा हूँ, जो घायल सैनिकों की सेवा करेगा। डेसमंड ये बात डॉर्थी को भी बताता है और जाने से पहले उससे अपने प्यार का इजहार भी करता है।
पर डॉर्थी नहीं चाहती कि डेसमंड जंग में जाए क्योंकि वो डेसमंड को खोना नहीं चाहती थी। तब डेसमंड कहता है कि मैं घर पर कैसे आराम से बैठ सकता हूँ जब वहाँ जंग में मेरे लिए कोई अपनी जान दे रहा हो। और डॉर्थी भी मान जाती है और कहती है कि जब तुम ट्रेनिंग से वापस आओगे तब हम दोनों शादी कर लेंगे। अगले दिन दिखाया जाता है कि डेसमंड अब ट्रेनिंग सेंटर के लिए जा रहा है जहां डॉर्थी डेसमंड को बाइबल देती है जिसमें डॉर्थी की एक फोटो भी होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेसमंड अब ट्रेनिंग सेंटर पहुंच चुका था। वहां पे बहुत सारे जवान होते हैं जो डेसमंड के साथ ट्रेनिंग करने वाले थे। डेसमंड सबसे मिलकर बहुत खुश था। वे सभी एक दूसरे से अपनी जान पहचान बढ़ा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उनके सार्जेंट आ जाते हैं जिनका नाम सार्जेंट हॉवेल था और वो काफी सख्त मिजाज के इंसान थे। जहाँ वो सभी से बारी बारी बात करते हैं तभी उनकी नजर डेसमंड पे जाती है। सार्जेंट उसे देखकर कहते हैं कि डेसमंड को तेज हवाओं से बचा कर रखना नहीं तो ये उड़ जाएगा। असल में डेसमंड वहाँ पे बाकी सभी जवानों से दिखने में काफी कमजोर लग रहा होता है, लेकिन अगले दिन जब सब ट्रेनिंग कर रहे थे तो डेसमंड बाकी जवानों के मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्म करता है और दौड़ में भी फिनिशिंग लाइन पे सबसे पहले डेसमंड ही पहुंचता है, जिसे देख सार्जेंट उसे शाबाशी देते हैं। फिर एक दिन जब राइफल ट्रेनिंग की बारी आती है तब सबने अपनी अपनी राइफल उठा ली होती है, पर डेसमंड ऐसा नहीं करता। और जब सार्जेंट उससे इसकी वजह पूछते हैं तब डेसमंड कहता है कि मैं यहाँ पे किसी की जान नहीं लेने आया, बल्कि मैं एक चिकित्सक यानी एक कॉम्बैट मेडिक के तौर पर आया हूँ जो घायल सैनिकों की सेवा करेगा, जिसके लिए मुझे राइफल की जरूरत नहीं है। सार्जेंट को डेसमंड की ये बात बहुत अजीब लगती है और वो डेसमंड को अपने सीनियर के पास लेकर जाते हैं जिसका नाम कैप्टन ग्लोवर है। डेसमंड उसके पूछने पर भी वही बात दोहराता है। डेसमंड साफ साफ मना कर देता है कि मैं गन को हाथ नहीं लगा सकता, मैं यहाँ पर सिर्फ घायल सैनिकों की सेवा करने आया हूँ और इस काम में मुझे राइफल की जरूरत नहीं है। साथ ही डेसमंड कहता है कि मैं सैटरडे के दिन किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं करूंगा क्योंकि वो दिन मेरे प्रेयर का होता है। कैप्टन को भी डेसमंड की ये बात बहुत अजीब लगती है। उन्हें लगता है कि डेसमंड की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो उसे ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हें दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण सेक्शन 8 के तहत डिस्चार्ज कर दूंगा और वो उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी जवान अपनी अपनी राइफल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर डेसमंड ऐसा नहीं कर रहा होता। वो चुपचाप एक साइड में खड़ा होता है, जिस पर सार्जेंट डेसमंड का मजाक उड़ाते हुए सबको कहते हैं कि डेसमंड एक अहिंसावादी इंसान है और जब तुम्हें जंग के मैदान में मदद की जरूरत हो तब तुम डेसमंड की तरफ मत देखना क्योंकि वो तुम्हारी मदद नहीं करने वाला है। हालांकि डेसमंड सबसे कहना भी चाहता है कि मैं सेना में सबकी मदद करने के लिए ही आया हूँ, पर उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती। उल्टा उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे ताने दिए जाते हैं। और रात को जब सभी सिपाही एक साथ होते हैं तभी उनमें से एक सिपाही डेसमंड के हाथ से उसकी बाइबल छीन लेता है और डेसमंड को उकसाने के लिए उसे एक मुक्का भी मारता है। पर डेसमंड बदले में उससे लड़ाई नहीं करता क्योंकि वो अपने सोच का और अपने वसूलों का सच्चा होता है। उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। और अगली सुबह डेसमंड को कर्नल बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें ईश्वर की आवाजें आती हैं, क्या तुम उससे बातें करते हो? जिस पर डेसमंड कहता है कि मैं दिमागी तौर पर पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन बाइबल में एक बात लिखी है कि हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। कर्नल उसे समझाते हैं कि जंग के हालात अलग होते हैं, लेकिन डेसमंड कहता है कि मैं बाइबल में कही गई बातों पे विश्वास करता हूँ और उसे फॉलो करता हूँ, जिसमें लिखा है कि तुम दूसरों को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और अब कर्नल समझ जाते हैं कि डेसमंड की मानसिक हालत पूरी तरह से ठीक है और मेंटली अनफिट बताकर उसे सेना से बाहर नहीं किया जा सकता। साथ ही वो यहाँ जिस काम के लिए आया है कॉम्बैट मेडिक, वो उसके लिए भी क्वालिफाइड है। पर सार्जेंट और कैप्टन इस बात से खुश नहीं है क्योंकि यह डेसमंड के जिंदगी के साथ साथ बाकी सारे सैनिकों के जिंदगी का भी सवाल है। अगर एक भी सैनिक कमजोर हुआ तो बाकी सारे सैनिकों के जान पे बन सकती है। जिसके बाद वो डेसमंड से बहुत सारा काम करवाते हैं ताकि वो परेशान होकर खुद ही सेना छोड़ दे। फिर एक दिन सार्जेंट ने डेसमंड के साथ सभी सैनिकों को सजा दिया था, जिसके कारण सभी सैनिकों को लगता है कि ये सब डेसमंड के कारण ही हो रहा है।
और रात को जब डेसमंड सो रहा होता है तब उसके साथी सैनिक अंधेरे का फायदा उठाकर उसकी पिटाई कर देते हैं। और जब लाइट ऑन किया जाता है तब हम देखते हैं कि डेसमंड पूरा खूनम खून है। और अगली सुबह जब सार्जेंट वहाँ पे आते हैं तब देखते हैं कि डेसमंड अपनी जगह पे नहीं है और वो देखते हैं कि डेसमंड का पूरा बिस्तर खून से सना हुआ है। जहां हम देखते हैं कि अब सार्जेंट को भी डेसमंड पे तरस आने लगी थी और वो कहते हैं कि तुम चाहो तो सेना छोड़कर जा सकते हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। पर डेसमंड ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि आज मेरी एक्स्ट्रा गार्ड की ड्यूटी है जिसके लिए मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। सार्जेंट उससे पूछता है कि क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो जिन्होंने तुम्हारी ये हालत की है, जिस पर डेसमंड जवाब देता है कि मैंने आपको नहीं कहा कि किसी ने मुझे मारा है। मैं बहुत गहरी नींद में सोता हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे ये चोट कैसे लगी। जबकि डेसमंड को अच्छे से पता था कि उस पर किस किस ने हमला किया था, पर वो किसी पे भी इसका इल्जाम नहीं लगाता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेसमंड के साथ जितने भी सिपाही हैं सबकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और सभी लोग छुट्टियों में अपने अपने घर जा रहे होते हैं। जहां डेसमंड ने भी ट्रेनिंग के दौरान हर क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म किया, पर उसने अपनी राइफल की ट्रेनिंग पूरी नहीं की, जिसके कारण उसकी छुट्टियां रद्द कर दी जाती है। डेसमंड सबको यहाँ बताता भी है कि मेरी शादी है, पर अपने सीनियर्स की बात ना मानने और राइफल ट्रेनिंग पूरी ना करने के कारण अब उस पे कोर्ट मार्शल होगा और जब तक कोर्ट मार्शल पूरा नहीं होता डेसमंड को सेना की कैद में रखा जाएगा। जहां हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डॉर्थी शादी का जोड़ा पहने डेसमंड का इंतजार कर रही होती है, पर डेसमंड वहां पे नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसे कैद में रखा गया है। चर्च के फादर डॉर्थी से पूछते हैं कि तुम और कितनी देर इंतजार करना चाहोगी, तो डॉर्थी कहती है कि इतना इंतजार काफी है। चर्च के फादर डॉर्थी को दिलासा देते हुए कहते हैं कि कभी कभी मर्द शादी से डरकर पीछे हट जाते हैं। तब डॉर्थी कहती है कि मेरा डेसमंड ऐसा नहीं है, वो जरूर किसी मुसीबत में होगा और क्योंकि मैं उसकी पत्नी बनने वाली हूँ तो मुझे इस वक्त उसके साथ होना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन ग्लोवर डेसमंड को समझा रहे होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि डेसमंड को सजा हो। वो कहते हैं कि तुम अपनी गलती मान लो ताकि तुम्हें यहाँ से घर भेज दिया जाए, पर डेसमंड उनकी बात नहीं मानता। तभी हम देखते हैं कि डॉर्थी भी वहाँ पे आ जाती है और डॉर्थी भी डेसमंड को समझाती है कि सिर्फ एक बार इन सबको गन उठाकर दिखा दो, जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा। पर डेसमंड अपने असूलों और सोच का पक्का होता है, वो डॉर्थी की भी बात नहीं मानता। जहां डॉर्थी भी समझ जाती है कि डेसमंड अपनी बात से नहीं मुकरने वाला, जिसके बाद डॉर्थी डेसमंड के पेरेंट्स को कॉल करके यहाँ के सभी हालातों के बारे में बता देती है। जिसके बाद डेसमंड के पिता, जो कि एक एक्स आर्मी मैन है, वो अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर ब्रिगेडियर से मिलने जाते हैं। असल में डेसमंड के पिता और ब्रिगेडियर ने वर्ल्ड वार 1 के दौरान साथ में जंग लड़ी थी और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी होते हैं। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अपनी सीनियर्स की बात ना मानने और राइफल ट्रेनिंग पूरी ना करने के कारण डेसमंड के ऊपर कोर्ट मार्शल चल रहा होता है और जैसे ही काउंसलिंग डेसमंड के खिलाफ फैसला सुनाने जा रही थी तभी वहाँ पे डेसमंड के पिता आ जाते हैं। उनके हाथ में एक लेटर होता है जो कि ब्रिगेडियर के द्वारा लिखी गई थी। वो उस लेटर को काउंसलिंग को देकर वहाँ से चले जाते हैं। लेटर में साफ साफ लिखा होता है कि डेसमंड वहाँ पे अपनी मेडिकल फैसिलिटीज देने जा रहा है और अमेरिका वहाँ के हर एक नागरिक को देशभक्त होने की इजाज़त देता है और क्योंकि डेसमंड एक मेडिक है इसलिए उसे जंग में अपनी सेवाएं देने की अनुमति दी जाती है और जिसके लिए उसे राइफल उठाने की कोई जरूरत नहीं। असल में इस तरह का एक कानून भी होता है और अब डेसमंड जंग के मैदान में बिना हथियार जा सकता है। साथ ही उसके ऊपर चल रहे कोर्ट मार्शल को भी रद्द कर दिया जाता है। जिसके बाद डेसमंड घर आकर डॉर्थी से शादी कर लेता है और शादी के तुरंत बाद डेसमंड उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे जंग चल रही है। यहाँ ये आर्मी के ट्रक देखते हैं जिसमें जंग में घायल हो चुके सैनिक वापस लौट रहे थे। ठीक उसके पीछे एक ट्रक थी जिसके ऊपर जंग में घायल हो चुके जवानों की डेड बॉडीज होती हैं। चारों तरफ सिर्फ तबाही और मौत का मंजर था और यहाँ पे पहले से मौजूद सैनिक उन्हें बताते हैं कि हमें हैक्सो रिज के ऊपर जाना है और हमें वहाँ से आगे वाले इलाके पे कब्जा करना है जहाँ पे अभी जापानियों का कब्जा है। वो बताते हैं कि पहले भी 6 बार वो ऐसा करने की कोशिश कर चुके हैं पर उन्हें हर बार सिर्फ नाकामी मिली और कल सुबह 7वीं बार हम सभी फिर से उस जगह पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। और अगली सुबह ये सभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं जिस जगह का नाम हैक्सो रिज है
असल में ये एक खड़ी चढ़ाई वाली बहुत ऊंची पहाड़ होती है जिसके ऊपर रस्सियों के जाले लगे होते हैं, जिसके ऊपर के इलाके पर जापानियों का कब्जा है। तभी इनके ऊपर चढ़ने से पहले अमेरिकी नेवी द्वारा वहां पे भारी बमबारी की जाती है ताकि इन्हें वहां पे थोड़े समय के लिए क्लियरेंस मिल सके, जिसके बाद डेसमंड और उसके साथी सैनिक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहां पे उन्हें दूर दूर तक कोई जापानी सैनिक नहीं दिखाई देता, लेकिन तभी जापानी सैनिक जो कि अपने अपने बंकरों में छिपे थे वे सभी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। डेसमंड और उसके साथियों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर गोलियां चल किधर से रही हैं, लेकिन जल्द ही वो लोग जापानियों के बंकरों के बारे में पता कर लेते हैं और अब दोनों तरफ से बराबर की फाइट हो रही होती है। और ऐसे भयानक माहौल में डेसमंड बिना हथियार के होता है। वो बड़ी बहादुरी से जंग के बीचों बीच घायल सैनिकों की ट्रीटमेंट कर रहा होता है। तभी डेसमंड देखता है कि एक सैनिक बॉम्ब ब्लास्ट के कारण अपने पैर गंवा चुका था। डेसमंड जल्दी से उसके पास जाकर उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। उस सिपाही के बचने की उम्मीद ना के बराबर थी, लेकिन डेसमंड के मन में सबके लिए बराबर दया की भावना थी। घायल सैनिक डेसमंड को कहता है कि प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। डेसमंड कहता है कि तुम चिंता मत करो, जल्द ही मैं तुम्हें घर भेजने वाला हूँ। और वो उस घायल सैनिक को अपने कंधे पर उठाकर शुरुआती छोर की तरफ जाता है, जहाँ से घायल सैनिकों को ट्रीटमेंट के लिए नीचे भेजा जा रहा था। वहाँ का एक सैनिक कहता है कि इसको नीचे भेजने से कोई फायदा नहीं, ये उससे पहले ही मर जाएगा। तब डेसमंड कहता है कि तुम किसी के मौत का वक्त तय नहीं कर सकती, तुम बस अपना काम करते रहो। और फिर वो बाकी घायल सैनिकों की मदद करने वापस जंग के मैदान में चला जाता है, जहां डेसमंड देखता है कि एक जापानी सैनिक उसके साथी सैनिक के ऊपर पीछे से चाकू से हमला करने जा रहा होता है। तब डेसमंड जल्दी से जाकर उस जापानी सैनिक को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिसका फायदा उठाकर उसका साथी सैनिक उस जापानी सैनिक को गोली मार देता है। हम देखते हैं कि डेसमंड ने उसी सैनिक की जान बचाई थी जिसने ट्रेनिंग कैंप में डेसमंड से उसकी बाइबल छीनी थी, जिसका नाम स्मिटी है। जिसके बाद अमेरिकन और जापानीज सेना के बीच पूरे दिन घमासान लड़ाई होते रहती है, जिसमें दोनों तरफ से काफी सिपाही मारे जाते हैं। फिर शाम होने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, जहां दिखाया जाता है कि आज अमेरिकन सेना ने जापानी सेना को थोड़ा पीछे ढकेल दिया था और वहां के कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया था। फिर दिखाया जाता है कि रात को डेसमंड और स्मिटी पहरा दे रहे थे, जहां उन दोनों के बीच बातें चल रही थी। और स्मिटी डेसमंड से कहता है कि ट्रेनिंग के दौरान मैं तुम्हें डरपोक समझता था, पर आज जंग के मैदान में सबकी मदद करते देख मैं समझ चुका हूँ कि तुम हम सबसे ज्यादा बहादुर हो। तब डेसमंड स्मिटी को बताता है कि अक्सर मेरे पिता शराब पीकर हिंसक हो जाया करते हैं और अपनी बंदूक से मेरी माँ को डराया और धमकाया करते हैं। और एक दिन जब वे ऐसा कर रहे थे तब मैंने उनकी बंदूक छीनकर उन्हीं के ऊपर तान दी थी, पर मैंने गोली नहीं चलाई, लेकिन मैं अपने मन में उनको मार चुका था। तब जाकर स्मिटी समझ जाता है कि आखिर क्यों डेसमंड हिंसा से इतनी नफरत करता है, जिसके बाद स्मिटी के मन में डेसमंड के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। और यहाँ से हम देखते हैं कि अब इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर अगली सुबह का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जापानीज ने अचानक से बहुत बड़ा हमला कर दिया था। उनकी तादाद अमेरिकी सेना की तादाद से बहुत ज्यादा थी, जो कि बंकरों से होकर आ रहे थे। और इस हमले में इतनी तबाही होती है कि ना चाहते हुए भी अमेरिकन सेना को पीछे हटना पड़ता है। जहां हम देखते हैं कि इस हमले के कारण डेसमंड के बहुत सारे साथी सैनिक मारे जाते हैं। साथ ही दिखाया जाता है कि डेसमंड के दोस्त स्मिटी को भी गोली लग जाती है और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। जैसे ही डेसमंड उसे ट्रीटमेंट देने जाता है, स्मिटी दर्द भरी आवाज में कहता है कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि शायद उसे खुद भी एहसास हो जाता है कि इतनी गोलियां लगने के बाद मैं जिंदा नहीं बचने वाला। डेसमंड कहता है कि हौसला मत हारो, मैं जल्द ही तुम्हें घर पहुंचाने वाला हूं। और उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हुए फौरन अपने कंधे पर उठाकर शुरुआती छोर की तरफ भागने लगता है और जल्दी से उसे ट्रीटमेंट देने के लिए नीचे कैंप में भेजने को कहता है। लेकिन अफसोस कि अब बहुत देर हो चुकी थी, स्मिटी अपने देश के लिए शहीद हो चुका था। अपने दोस्त स्मिटी की मौत से डेसमंड टूट जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। तभी वो ऊपर देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है। तब तक डेसमंड के सभी साथी सैनिक वहां से कैंप के लिए जा चुके होते हैं, पर डेसमंड ऐसा नहीं करता। उसे पता है कि उसके बहुत से साथी सैनिक घायल होने के कारण जंग के मैदान में फंस चुके हैं
उन सब की दर्द भरी आवाज सुनकर डेसमंड का दिल पसीज जाता है और बिना अपनी जान की परवाह किए डेसमंड वापस से जंग के मैदान में अपने साथियों को ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन ग्लोवर को दिखाया जाता है जो वायरलेस टूटने के कारण कैंप की ओर जा रहे होते हैं ताकि वो अमेरिकी नेवी को वहां पे बमबारी करने से मना कर सके, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अभी भी वहां बहुत से घायल सैनिक फंसे हुए हैं और अगर वहां बमबारी हुई तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पर यहाँ किसी को नहीं पता कि डेसमंड अकेले ही उन सबको वापस लाने गया है। तभी दिखाया जाता है कि डेसमंड को एक घायल सैनिक मिला है जिसे लेकर वो वापस आने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक और घायल सैनिक मिल जाता है। डेसमंड उसे कहता है कि इसको छोड़कर मैं जल्द ही तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, लेकिन जब वो अंतिम छोर पर पहुंचता है तब वो देखता है कि वहां नीचे उसकी मदद के लिए कोई नहीं। पर वो थोड़ा दिमाग लगाता है और अकेले ही घायल सैनिक को रस्सी से बांधकर नीचे भेजने लगता है। तभी हम नीचे दो सैनिक को देखते हैं जिन्हें कैप्टन ग्लोवर ने वहां पे नजर रखने के लिए कहा था। उनकी नजर रस्सी से नीचे आते हुए घायल सैनिक पे जाती है और वो उसे उतार कर जीप में बिठा ट्रीटमेंट के लिए कैंप ले जाने लगते हैं। तभी उनकी नज़र एक और घायल सैनिक पे जाती है। इसका मतलब डेसमंड ने उस दूसरे घायल सैनिक की भी जान बचा ली थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जापानीज सैनिकों को आता देख डेसमंड छुपकर उनको देखने लगता है और जापानीज सैनिक डेसमंड के घायल सैनिकों को जान से मार रहे होते हैं। तभी एक घायल सैनिक डेसमंड को वहां पे देखकर उसे मदद के लिए पुकारता है। डेसमंड जल्दी से उसके पास जाकर उसे कहता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा और जल्दी से वो उसे मिट्टी से ढक देता है। साथ ही वो अपने ऊपर भी एक डेड बॉडी रख लेता है और जापानीज सैनिक उनके पास से निकल जाते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं चलता, पर तभी एक जापानीज सैनिक डेसमंड के ऊपर चाकू से हमला करके चेक करता है और कोई हलचल न होने के बाद वो भी वहां से चला जाता है। डेसमंड इस हमले से बच चुका था क्योंकि उसने अपने ऊपर डेड बॉडी रखी थी। फिर डेसमंड जल्दी से उठकर उस घायल सैनिक को मिट्टी से बाहर निकालता है और उसको भी शुरुआती छोर पर ले जाकर रस्सियों की मदद से नीचे भेज देता है। तभी डेसमंड को कुछ जापानीज सैनिक देख लेते हैं और उस पे ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। डेसमंड वहां से भागते हुए एक सुरंग के अंदर चला जाता है। जापानीज सैनिक सुरंग के अंदर बॉम्ब फेंक देते हैं, पर तब तक डेसमंड बहुत अंदर तक जा चुका था। जहां डेसमंड को सुरंग के अंदर एक जापानीज सैनिक मिलता है जो कि घायल था। वो डेसमंड से डर रहा होता है, पर डेसमंड उसको कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं और उसकी भी ट्रीटमेंट करता है। इसका मतलब ये था कि डेसमंड ने दुश्मन सैनिक की भी मदद की और अंधेरा होने के बाद डेसमंड सुरंग से बाहर आकर वापस से अपने साथी सैनिकों को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अब तक जापानीज सैनिक अपने अपने कैंप में जा चुके होंगे। डेसमंड बारी बारी करके सभी घायल सैनिकों को वापस नीचे भेजने लगता है। वो पूरी रात इसी तरह से काम करता रहता है। रस्सियों की वजह से उसके हाथ भी छिल चुके थे। वो बहुत बुरी तरह से थक चुका था, लेकिन हर बार वो एक सैनिक की जान बचाने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करता है। वो कहता है कि हे ईश्वर, बस मुझे एक और जान बचाने की ताकत दे। और पूरी रात वो इसी तरह से काम करते रहता है और फिर सुबह हो जाती है। तभी डेसमंड की नज़र सार्जेंट पे जाती है जिसके साथ एक और घायल सैनिक था। डेसमंड सार्जेंट को कहता है कि थोड़ी देर इंतजार करो, मैं जल्द ही इस सैनिक को नीचे छोड़कर आपके लिए वापस आऊंगा। और वो उस घायल सैनिक को लेकर वहां से चला जाता है। तभी कैप्टन ग्लोवर नीचे देखते हैं कि कैंप में बहुत से घायल सैनिक मौजूद हैं जिनका इलाज चल रहा है और वो सभी खतरे से बाहर हैं। कैप्टन ग्लोवर इस नज़ारे को देखकर बहुत ही हैरान थे। वो एक घायल सैनिक से पूछते हैं कि तुम नीचे कैसे आए, तो वो उनको बताता है कि डेसमंड ने हम सबको नीचे भेजा है। कैप्टन पूछता है कि डेसमंड के साथ और कौन कौन है। वो सैनिक कहता है कि डेसमंड ने अकेले ही हम सबको नीचे भेजा है। कैप्टन ग्लोवर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब तक वो डेसमंड को एक डरपोक सिपाही समझते थे, लेकिन कैप्टन ग्लोवर अब समझ चुके थे कि डेसमंड कोई कमजोर नहीं बल्कि सभी जवानों में सबसे बहादुर है। दूसरी तरफ जब डेसमंड सार्जेंट को लेने वापस जाता है तभी एक जापानीज स्नाइपर उस पर गोली चला देता है, लेकिन लकीली डेसमंड इस हमले से बच जाता है और सार्जेंट जैसे तैसे करके उस स्नाइपर को शूट कर देते हैं। गोली चलने की आवाज से बहुत सारे जापानीज सैनिक उनकी ओर आने लगते हैं। तभी डेसमंड एक गन में कपड़े को लपेटकर सार्जेंट को उस पे लेटा वहां से घसीटता हुआ भागने लगता है।
जापानी सैनिक भी उनके पीछे पीछे थे और उन पे गोलियां चला रहे थे। बदले में सार्जेंट भी उन पे फायर कर रहे होते हैं। अंतिम छोर पर पहुंचते ही डेसमंड समय की बर्बादी ना करते हुए सार्जेंट को रस्सी से बांधकर जल्दी जल्दी नीचे भेज देता है। सार्जेंट नीचे पहुंचते ही कैप्टन को बताता है कि डेसमंड अभी भी ऊपर फंसा हुआ है, जहां जापानी सैनिक उस पे गोलियां चला रहे हैं। तभी डेसमंड स्मिथी के डेड बॉडी से खुद को बांधकर पहाड़ से छलांग लगा देता है। तभी जापानी सैनिक ऊपर से नीचे की ओर डेसमंड पे गोलियां चलाने लगते हैं, पर यहाँ नीचे मौजूद सभी सैनिक मिलकर जापानी सैनिक को गोलियों से भूंज देते हैं और इस तरह डेसमंड अपनी भी जान बचा लेता है। अब डेसमंड नीचे आ चुका है, उसके सभी साथी सैनिक उसको देख रहे होते हैं। उन सब की आंखों में डेसमंड के लिए इज्जत बढ़ चुकी थी। फिर वो डेसमंड को कैंप ले जाकर नहलाते हैं और उसकी मलहम पट्टी भी करते हैं। डेसमंड अब पूरी तरह से ठीक था, जहां वो एक घायल सैनिक के बारे में पूछता है, लेकिन अफसोस कि डॉक्टर उस घायल सैनिक की जान नहीं बचा सके थे। इस बात से डेसमंड को बहुत अफसोस होता है और वो एकांत में जाकर अपनी बाइबल पढ़ने लगता है। तभी कैप्टन ग्लोवर डेसमंड के पास जाकर उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैं आज तक कभी भी इतना गलत किसी के लिए नहीं हुआ। मैं तुम्हें कमजोर और डरपोक समझता था, लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आज तुमने अकेले जो कर दिखाया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। साथ ही कैप्टन ग्लोवर कहते हैं कि कल सैटरडे है और मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे प्रार्थना का दिन होता है, पर कल हम सभी वापस से जंग के मैदान में जाने वाले हैं और मेरे जवान तुम्हारे बिना वहां नहीं जाना चाहते। वो तुम्हारे इस कारनामे को देख तुम्हारे साथ इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। उन सभी को तुम पे बहुत विश्वास है, तुम्हारे साथ होने से उनको ताकत मिलती है और कल हम तुम्हारे प्रार्थना खत्म होने का इंतजार करेंगे। डेसमंड भी हाँ कर देता है और अगली सुबह दिखाया जाता है कि सभी के ऊपर चढ़ने से पहले डेसमंड सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है और फिर वो सभी सैनिक डेसमंड के साथ पूरी जोश और रफ्तार से ऊपर चढ़कर एक एक कर चुन चुन के जापानी सैनिकों को मारते हैं। जापानी सैनिक समझ जाते हैं कि अब उनकी हार पक्की है। तभी दिखाया जाता है कि कुछ जापानी सैनिक सरेंडर करने के बहाने डेसमंड के साथी सैनिकों पे बॉम्ब से अटैक करते हैं, लेकिन डेसमंड वहां पे आके सबको बचा लेता है। लेकिन इस हमले के कारण डेसमंड खुद जख्मी हो जाता है, जिसके कारण उसके साथी सैनिक उसे स्ट्रेचर पे लेटा के वहां से ले जाने लगते हैं। डेसमंड अपनी बाइबल को ढूंढने लगता है, तब एक सैनिक उसकी बाइबल ला कर देता है जो कि वही पास में गिरा हुआ था। कैप्टन ग्लोवर डेसमंड को कहते हैं कि हम इस जंग को जीत चुके हैं, अब तुम घर जा सकते हो। फिर हम देखते हैं कि डेसमंड को उस पहाड़ यानी हैक्सो रिज के ऊपर से एक हीरो की तरह नीचे उतारा जाता है और इस कहानी की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। अंत में हमें डेसमंड की असली फोटो को दिखाया जाता है, जो कि वाकई में दिखने में काफी पतला और दुबला था, लेकिन उस पतले दुबले शरीर के अंदर जो बड़ा सा दिल था वो शायद अमेरिका के किसी भी सैनिक के पास नहीं था। डेसमंड ने अकेले उस रात 75 लोगों की जान बचाई, जिसके लिए जंग के बाद उसे मेडल ऑफ द ऑनर से नवाजा जाता है। डेसमंड बाकी पूरी जिंदगी अपने पत्नी डॉर्थी के साथ रहा और लोगों की सेवा की और 23 मार्च 2006 को 87 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी डेसमंड डॉस की जिंदगी की सच्ची कहानी। इस कहानी से हमें कुछ बातें सीखने को मिलती है। पहला, डॉर्थी का अपने प्यार के ऊपर विश्वास और समर्पण, और दूसरा कि अगर आप किसी चीज के ऊपर विश्वास करते हो तो उसके प्रति हमेशा सच्चे और ईमानदार रहो, ताकि आप दुनिया के नज़रों में नहीं बल्कि सबसे पहले अपनी नज़रों में ऊपर उठ सको। डेसमंड डॉस ने जो किया उनका थोड़ा भी क्रेडिट वो अपने ऊपर नहीं लेते। उनका कहना यह था कि जो उस जंग के मैदान में शहीद हो चुके हैं वही असली हीरो है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखें।